राजा भरत सिंह अपने महल के बगीचे में टहल रहा था। तभी वहां पर उसकी पत्नी रानी सौम्या आ पहुंची। आज मेरा मन हो रहा है कि मैं जंगल में कुछ समय बिताऊं। वहां की शांति बहुत याद आ रही है। तुमने तो मेरी मन की बात छीन ली रानी। मेरा भी आज जंगल घूमने का बहुत मन था। मौसम भी सुहावना है। चलो राजकुमार कर्ण को भी साथ ले चलते हैं। कुछ ही देर में राजा भरत सिंह अपने मंत्री रानी सौम्या और नन्हा राजकुमार कर्ण उस घने जंगल के भीतर खड़े थे, जहां हवा की सरसराहट भी कोई गीत गाती सी लग रही थी। राजकुमार कर्ण झाड़ियों में खेल रहा था और रानी सौम्या उस दृश्य में खोई हुई खड़ी थी। ये दृश्य कितना सुंदर है। दूर से देखने में मन को कितनी शांति मिल रही है। महारानी, खूबसूरती कभी कभी बहुत खतरनाक भी होती है। मैं आपकी बात का अर्थ नहीं समझी मंत्री जी। दरअसल हम जहाँ खड़े हैं महारानी, वो स्थान जंगल का सबसे रहस्यमयी इलाका कहा जाता है। सामान्य जनों को तो यहाँ आने की सख्त मनाही है, परंतु मुझे समझ नहीं आया कि महाराज अपने पूरे परिवार को यहाँ पर लेकर क्यों आए हैं। मंत्री जी, हम जानते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं, पर शायद आपको ये ज्ञात नहीं है कि यहाँ आने से इसलिए रोका गया है क्योंकि इस स्थान पर कई साधु संत वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। उनकी तपस्या में विघ्न ना पड़े, इसीलिए ये इलाका आम लोगों के लिए वर्जित है। राजा भरत सिंह की बात पर मंत्री सूर्य सिंह मुस्कुरा उठा, लेकिन तभी राजा की नजर अपने पुत्र कर्ण पर पड़ी, जो एक वृक्ष के नीचे खड़ा था। पुत्र सावधान, उस वृक्ष को बिल्कुल मत छूना। वहाँ हर फल और हर शाखा में कोई न कोई रहस्य छिपा हुआ है। राजा की चेतावनी हवा में घुलती इससे पहले नन्हा कर्ण एक चमकदार फल तोड़ चुका था और अगले ही क्षण उसे मुंह में डाल चुका था। मगर अगले ही पल राजकुमार कर्ण का चेहरा पीला पड़ गया और वो धरती पर गिर पड़ा। कर्ण, कर्ण, हे भगवान! अरे पुत्र, ये तूने क्या कर दिया? महाराज, वही हुआ जिसका भय था। और तभी झाड़ियों के पीछे से एक रहस्यमयी साधु प्रकट हो गया। उसकी आंखों में समय के पार देखने वाली दृष्टि थी और वो मौन खड़ा उन सबको घूरने लगा। आपने तो यहाँ पर आम जनों का आना वर्जित कर रखा है, परंतु फिर आप स्वयं क्यों यहाँ पहुँच गए, राजा भरत सिंह? यही तो मेरी सबसे बड़ी भूल थी महाराज। मैं केवल अपनी पत्नी को जंगल के सौंदर्य से परिचित कराना चाहता था। मैंने अपने पुत्र को मना भी किया था। तुम्हारा पुत्र तो बच्चा था, लेकिन घबराओ मत। उसने जो फल खाया है वो चमत्कारी है, उसे होश आ जाएगा, परंतु उसके साथ एक असाधारण घटना घटेगी। हाँ, कैसी घटना? जिस फल को उसने खाया है उसे स्वर्ण फल कहा जाता है। यह उसकी किस्मत थी कि वही फल उसे मिला। यदि कोई और फल खा लेता तो कुछ भी हो सकता था। स्वर्ण फल? मैं आपकी बात समझा नहीं साधु महाराज। जो भी ये फल खाता है उसे स्वप्न में एक ऐसा स्थान दिखता है जिसके नीचे स्वर्ण भूमि होती है। ये मणि जब किसी वस्तु को स्पर्श करती है तो वो वस्तु सोने की बन जाती है, और यदि वो किसी मनुष्य को छू जाए तो वो भी सोने में परिवर्तित हो जाता है। और यदि वो मनुष्य दोबारा मनुष्य बनना चाहे तो? नहीं 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 नहीं, ऐसा संभव नहीं है, और ऐसा कार्य केवल वही कर सकता है जिसके पास स्वर्ण मणि हो। साधु रहस्यमयी मुस्कान के साथ वहां से चला गया और उसके जाते ही राजकुमार कर्ण को होश आ गया। हाँ पिताजी, मैंने एक विचित्र स्वप्न देखा। मैं एक खेत में खड़ा था। खेत की जमीन के नीचे रंग बिरंगी रोशनी से चमकती हुई एक वस्तु रखी हुई थी। महाराज, लगता है कि राजकुमार ने वो मणि देखी है जिसका जिक्र साधु महाराज ने किया था। हमारे राज्य में तो कई गांव और अनगिनत खेत हैं। कौन सा खेत था वो?
मैंने स्वप्न में कुछ लोगों को देखा। वो मुझे हरियापुर कहकर बुला रहे थे। वहीं का खेत था पिताजी। लीजिए महाराज, हरियापुर तो हमारे राज्य के निकट है। यदि बेटा तुम्हें हरियापुर ले जाया जाए तो क्या तुम उस खेत को पहचान सकोगे मेरे बच्चे? हाँ पिताश्री, मैं वो खेत पहचान सकता हूँ। तो हमें राजकुमार को तुरंत वहां ले जाना चाहिए। नहीं, मैं अपने पुत्र को पहले महल ले जाना चाहती हूँ। यहाँ मुझे डर लग रहा है। राजा भरत सिंह ने परिवार को साथ लेकर महल लौटने का निर्णय किया। रानी सौम्या अपने पुत्र को कक्ष में ले गई और राजा भरत सिंह दरबार में बैठ गए। महाराज, राजकुमार को हरियापुर गांव कब ले चलेंगे? मैं इसी पर विचार कर रहा था। मुझे लगता है कि वो वस्तु जिसे राजकुमार ने देखा है, यदि वो सच में जमीन में है तो वहीं रहना बेहतर होगा। और ऐसा क्यों महाराज? क्योंकि वो मणि चमत्कारी है। हम नहीं चाहते कि राजकुमार बड़े होकर उसका दुरुपयोग करें, और अगर मेरे किसी शत्रु को इसके बारे में पता चला तो वो मणि छीनने के लिए राजकुमार को नुकसान पहुंचा सकता है। ये हुई ना बात। आपका निर्णय वाकई में उचित है। मैं भी यही कहने वाला था महाराज। समय ऐसे ही बीतता रहा। एक दिन नन्हा राजकुमार कर्ण अपने महल के बगीचे में खेल रहा था। तभी वहां पर तेजी से दौड़ता हुआ एक नकाबपोश आ पहुंचा। बस बच्चे, तुझे जितना खेलना था खेल लिया, चल अब मेरे साथ। इतना कहकर नकाबपोश ने राजकुमार को जबरदस्ती दबोच लिया। अचानक मंत्री सूर्य सिंह की नजर उस पर पड़ गई और वो दौड़ते हुए राजकुमार के पास आ पहुंचा। अरे कौन हो तुम, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई महल के अंदर घुसने की? नकाबपोश ने अपनी तलवार सीधी मंत्री सूर्य सिंह पर चला दी और घोड़े पर बैठकर राजकुमार कर्ण को लेकर भाग गया। घायल अवस्था में भी मंत्री सूर्य सिंह बहादुरी से उस घुड़सवार का पीछा करने लगा। ये दृश्य एक सैनिक ने देख लिया। वो तुरंत राजा भरत के पास जा पहुंचा। महाराज, 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 राजकुमार का अपहरण हो गया। मंत्री सूर्य सिंह पर हमला हुआ है। वो घायल हैं पर पीछा कर रहे हैं। अरे तो फिर मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ उस नकाबपोश को पकड़ो, मैं भी तुम्हारे पीछे आता हूँ, जल्दी करो। कुछ ही देर में राजा भरत सिंह और सैनिक अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर नकाबपोश की खोज में निकल पड़े। बहुत खोजने पर भी उन्हें नकाबपोश नहीं मिला। थक हार कर वो एक नदी के किनारे बैठ गए। तभी वहां पर गांव का एक व्यक्ति आ पहुंचा और राजा भरत सिंह की ओर देखकर बोला, महाराज, महाराज, कुछ देर पहले मैंने एक बहुत ही विचित्र दृश्य देखा। कैसा दृश्य? महाराज, मैंने देखा कि एक नकाबपोश व्यक्ति आपके पुत्र को घोड़े पर बिठाकर ले जा रहा था। मंत्री सूर्य सिंह उसका पीछा कर रहे थे। फिर अचानक से घुड़सवार रुककर मंत्री पर तलवार चलाता है। मंत्री सूर्य सिंह ने मेरी आंखों के सामने दम तोड़ दिया महाराज, और नकाबपोश ने उन्हें लात मारकर नदी में फेंक दिया। इसके बाद वो मेरी आंखों से ओझल हो गया। इतना बोलकर वो व्यक्ति वहां से चला गया। हे भगवान, न जाने कौन सा शत्रु मेरे पुत्र का अपहरण करके ले गया, और मेरा सबसे विश्वसनीय मंत्री सूर्य सिंह राजकुमार को बचाते बचाते वीर गति को प्राप्त हो गया। काश वो किसी तालाब में गिरते तो उन्हें ढूंढा जा सकता था, पर ये नदी बहुत गहरी है और इसका बहाव कहां तक जाता है कोई नहीं जानता। राजा भरत सिंह आंसुओं के साथ महल लौट गए। रानी सौम्या ये सुनते ही फूट फूट कर रोने लगी। कुछ वर्षों बाद हरियापुर गांव में आदित्य नाम का एक किसान अपने खेत में पहुंचा ही था कि तभी उसकी नजर दूसरे खेत पर बैठे हुए बिरजू पर पड़ी। आदित्य तुरंत बिरजू के पास जाकर बोला, ए बिरजू, क्या हो गया? तुम इतने उदास काहे बैठे हो? क्या कहूँ, इस बार भी मेरी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई आदित्य। अब तो बीज खरीदने तक के लिए पैसे नहीं बचे हैं। अरे चिंता मत करो, ईश्वर से प्रार्थना करो, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। मैं सोच रहा हूँ कि सेठ रतन से थोड़ा कर्ज ले लेता हूँ। जब अगली फसल अच्छी होगी तो उसका कर्ज चुका दूंगा।
आदित्य का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसे सेठ रतन दास का नाम सुनते ही अपने गांव के उजड़े चेहरे याद आने लगे। अरे क्या तुम पागल वागल हो गए हो क्या बिरजू? तुम नहीं जानते सेठ रतन दास कितना लालची है। उसने न जाने कितनों की जमीनें छीनी है, कितनों को घर से बेघर कर दिया है। अरे तो मैं क्या करूं आदित्य, मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। मेरा बेटा है, पत्नी है, माँ है, सबका पेट कैसे पालूं? देखो मित्र, तुम कोई और उपाय सोचो, लेकिन मैं तुम्हें सेठ रतन दास के पास बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। हाँ, अब देखो मेरी जमीन आधी बंजर है और जो बाकी है वो कुछ उगाती नहीं। फिर भी मैंने कभी उस सेठ से मदद मांगी क्या? नहीं ना। अरे भाई, तो तुम मदद मांगोगे भी कैसे? तुम्हारी जमीन तो खुद कर्ज के लायक तो है नहीं। क्या कहूँ, वैसे तुम्हारी सलाह ठीक है, पर क्या कहूँ, मुझे कोई और चारा तो नहीं दिखता। चलो मैं जाता हूँ। बिरजू चला गया और आदित्य चुपचाप अपने खेत में हल चलाने लगा। खेत की सूखी मिट्टी में उसके मन का डर दबने लगा था। इधर बिरजू सीधे सेठ रतन दास की हवेली जा पहुंचा। सेठ जी, मेरी फसल सूख गई है, मेरे पास बीज खरीदने को भी पैसे नहीं है। मुझे थोड़ा सा कर्ज की जरूरत है। ए बिरजू, तुम मेरे कर्ज देने का तरीका जानते हो ना? अगर समय पर नहीं चुकाया तो भैया ब्याज इतना बढ़ जाएगा कि खुद मुझसे भी हिसाब नहीं किया जाएगा। साफ साफ कहूं तो खेत मेरा हो जाएगा। क्यों? हाँ ठीक है, मुझे मंजूर है। सेठ ने उसे कुछ पैसे थमाए और मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। बिरजू उम्मीद लिए वहां से चला गया, लेकिन जैसे ही वो गया, सेठ रतन दास की पत्नी मुस्कुराते हुए बोली, अगर किसी दिन तुम्हारा भांडा फूट गया तो क्या सोचा है? अरे कौन सा भांडा? आधे किसानों की फसल तो तुम खुद ही कीटनाशक डालकर रात में बर्बाद कर देते हो। फिर वही किसान कर्ज मांगने आते हैं और तुम उन पर भारी ब्याज लाद देते हो। मेरा भांडा कभी न फूटेगा भाग्यवान, और अगर फूट भी गया तो कोई मेरा कुछ ना बिगाड़ सकता। और तुम जानती हो कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? सेठ की आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी और उसकी पत्नी की आंखों में लालच की एक विकृत रोशनी। इधर आदित्य जब घर लौटा तो उसके मन में बिरजू को लेकर चिंता की लहरें थीं। उसके घर के आंगन में उसकी पत्नी राधा बैठी हुई थी। आदित्य अपनी पत्नी राधा को सारी घटना बताते हुए चिंतित स्वर में बोला, हाँ राधा, न जाने ये गांव वालों को हो क्या गया है। मैंने बिरजू को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो तो बस एक ही रट लगाए बैठा था। मुझे तो सेठ जी से कर्ज लेना है, लेना है, लेना है, ले लिया, हो गया। देखना राधा, उसका खेत भी अब उसके हाथ से चला जाएगा। ना जाने इस लालची सेठ का अंत कब होगा आदित्य, कब गांव वालों को इससे मुक्ति मिलेगी? राधा सोच में डूब गई। आदित्य बस हल्के से मुस्कुरा दिया और फिर खाना खाकर सो गया। जब आदित्य की आंख खुली तो वो अपने घर में सेठ रतन दास और उसकी पत्नी को देखकर चौंक गया। अरे सेठ जी, आप इस गरीब के घर में? ये तो कोई चमत्कार लग रहा है। देखो आदित्य, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी काम है। सेठ जी, अब आप जैसे अमीरों को भला हम जैसे गरीबों से क्या ही काम हो सकता है? हाँ काम है। सुनो, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि गांव की ज्यादातर जमीन अब एक तरह से मेरे नाम हो चुकी है। सिर्फ बिरजू की जमीन बची थी और उसने भी मुझसे कर्ज ले लिया है। हाँ, मैंने उसे समझाया था कि आपसे कर्ज ना ले, लेकिन उसने वही गलती दोहराई। हाँ, मुझे सब मालूम है आदित्य, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम गांव के सबसे चतुर आदमी हो। अब घुमा फिराकर बात मत कीजिए सेठ जी, सीधे मुद्दे पर आइए। हाँ, तो मुद्दे की बात यही है कि अब सिर्फ तुम्हारी जमीन बची है जिसे अब तक हम नहीं ले पाए हैं। हमें पता है कि तुम कभी हमसे कर्ज नहीं लोगे, इसीलिए कब्जा भी नहीं कर पाएंगे, और इसीलिए हम तुम्हारी जमीन साक्षात खरीदना चाहते हैं भैया। आदित्य ये सुनकर अचंभित रह गया। आप बहुत अच्छे से जानते हैं सेठ जी कि मेरा खेत आधा बंजर है। उसी में मैं कितना पसीना बहाकर फसल उगाता हूं, ये बस समझ लीजिए कि मैं ही जानता हूं।
गांव के किसान तो इस बात पर अचंभे में रहते हैं कि मैं बंजर जमीन में फसल उगा लेता हूं। अब आप उस जमीन का करेंगे क्या, ये तो बताइए। कोई भी किसान उसमें हल नहीं चला पाएगा। अरे तुम्हें इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि मैं उसमें हल कैसे चलाऊंगा। मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूं, बोलो। मुंह मांगी कीमत? एक बंजर जमीन की? आखिर ऐसा क्या है उस जमीन में? अरे भाई तुम आम खाओ ना, गुठलियों में मत उलझो। आदित्य गहरी सोच में डूबते हुए बोला, मैं एक किसान हूं सेठ जी, देखिए, और मैं अपनी जमीन मुंह मांगे दाम पर नहीं बेचूंगा, क्योंकि ये जमीन मेरे पूर्वजों की निशानी है। मैंने आपसे कहा था ना, ये मूर्ख है, ये कभी नहीं मानेगा। तुम जानते हो आदित्य, रतन दास का पूरे गांव में दबदबा है। अगर उसने खेत पर कब्जा कर लिया तो हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। इसलिए जो रकम सेठ दे रहा है उसे ले लो। वैसे भी तुम्हारा खेत तो आधा बंजर है। राधा, वैसे देखा जाए तो तुम सही कह रही हो, लेकिन ठीक है। आदित्य का मन नहीं मान रहा था, लेकिन राधा के शब्दों ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। ठीक है सेठ जी, मैं तैयार हूं। तो फिर तुम्हारे पिता का कर्जा माफ कर दिया और आज से तुम्हारा खेत भी भैया मेरा हो गया। हैं? मेरे पिता का कर्ज? ये क्या कह रहे हैं आप? अरे देखो भाई, मैं समझाता हूँ। तुम्हारे पिता ने कई साल पहले हमसे कर्ज लिया था, उसे चुकाने से पहले ही वो मर गए। अब हमें तुम्हारी जमीन की जरूरत है और इसीलिए हम कर्ज को ब्याज सहित चुकता करते हैं। तो भैया अब से तुम्हारा खेत हमारा हो गया, बस। आदित्य की आंखों में हैरानी थी। सेठ रतनदास और उसकी पत्नी दोनों हंसते हुए वहां से चले गए। आदित्य अपनी पत्नी की ओर देखकर बोला, अरे ये तो सरासर लूट है, अन्याय है। अब क्या होगा आदित्य? सोचा था कि सेठ कुछ मदद करेगा, लेकिन मैं चुप नहीं रह सकता राधा, मैं मुखिया से इस मामले पर चर्चा करूंगा। कुछ देर बाद आदित्य मुखिया के पास जा पहुंचा और उसे सारी घटना बताते हुए बोला, मुखिया जी, अब मुझे आपकी मदद चाहिए। सेठ रतन दास ने मेरे खेत पर जबरन कब्जा कर लिया। हाँ, अब भला इसमें मैं क्या कर सकता हूं आदित्य? रतन दास का दबदबा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अब ये गांव गरीब है, सब डरते हैं, तो करें क्या? अरे तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? आप कहां जा रहे हैं? कुछ तो कहिए मुखिया जी, सुनिए। मुखिया आदित्य की बात का जवाब दिए बगैर वहां से चला गया। आदित्य की आंखों में निराशा थी। आदित्य आंखों में निराशा लिए हुए अपने घर आ पहुंचा। घर पर उसकी पत्नी राधा गहरी सोच में डूबते हुए आदित्य से बोली, एक बात मुझे अब तक समझ में नहीं आई। आखिर सेठ रतनदास ने तुम्हारा खेत क्यों लिया? वो खेत उसके काम का नहीं था और कोई भी किसान उस पर हल नहीं चला सकता। हाँ राधा, वैसे तो तुम्हारी बातों में सच्चाई है। कुछ तो ऐसा है जिसे हम देख नहीं पा रहे हैं। आदित्य का दिमाग तेजी से काम करने लगा। वो समझ गया कि कोई ना कोई तो रहस्य जरूर छुपा हुआ था। अगले दिन आदित्य अपने खेत की ओर चला गया, लेकिन सामने का दृश्य देखकर वो बुरी तरह से चौंक गया। उसने देखा कि सेठ रतनदास और उसकी पत्नी उसके खेत में खड़े थे। वो दोनों आदित्य के खेत को घूरे जा रहे थे। बड़ी विचित्र बात है, आखिर ये दोनों पति पत्नी कड़ी धूप में मेरे खेत में कर क्या रहे हैं? तभी सेठ रतनदास की नजर आदित्य पर पड़ी और वो गुस्से से आदित्य से बोला, अरे लगता है कि तुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि ये खेत अब मेरा है, मेरा। यहाँ से चले जाओ, जाओ यहाँ से। आदित्य चुपचाप जंगल की ओर मुड़ गया और एक घने वृक्ष के नीचे बैठकर गहरी सोच में डूब गया। तभी उसके कानों में एक साधु की आवाज टकराई, तुम्हें पता नहीं क्या कि जंगल में साधारण मनुष्यों का आना मना है? क्षमा कीजिए साधु महाराज, लगता है कि मैं गलती से यहाँ आ गया।
तुम तो बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हो। और सुनो, मनुष्य चिंता में ही वहां पहुंच जाता है जहां पर वो कभी जाने की सोच भी नहीं सकता। आदित्य साधु को सारी घटना बताने लगा। हाँ, और इस तरह से साधु महाराज, सेठ रतन दास ने मेरी भी जमीन पर कब्जा कर लिया। गांव में मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है, अब करूं तो करूं क्या? भगवान उसकी मदद करता है जो स्वयं अपनी मदद करना चाहता है। मेरी बात गौर से सुनो, सेठ रतन दास पर नजर रखो, तुम एक सच तक पहुंच जाओगे। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा साधु महाराज। सब समझ जाओगे बच्चा। बस सेठ रतन दास पर नजर रखो, वो बड़ा ही रहस्यमयी व्यक्ति है, तुम्हारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। इतना कहकर साधु वहां से चला गया। आदित्य अपने मन में कई सवाल लिए हुए अपने घर लौट आया और सारी घटना अपनी पत्नी को बताई। अगर साधु महाराज ने कहा है तो कुछ सोचकर ही कहा होगा, और वैसे भी तुम जंगल के जिस हिस्से में गलती से पहुंच गए थे, वहां पर मैंने सुना है कि साधु संत तपस्या करते हैं। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो राधा। मैं आज रात से ही सेठ रतन दास पर नजर रखूंगा। रात की निस्तब्धता में आदित्य अकेला हवेली की ओर बढ़ गया। उसके मन में सवालों की आंधी थी। कुछ तो ऐसा था जो दिख नहीं रहा था, लेकिन घट रहा था। जैसे ही वो हवेली के पास पहुंचा, उसकी नजर मुख्य द्वार पर पड़ी। वहां सेठ रतनदास अपनी पत्नी के साथ लालटेन लिए निकलते हुए दिखाई दिया। वो धीमे धीमे बातें करते हुए बाहर जा रहे थे। गांव वाले सब सो चुके हैं, अब हमें आदित्य के खेत की ओर चलना चाहिए। आराम से, धीरे धीरे, चलो चलो, आ जाओ। सही कहा। जब हम दोनों खेत में खड़े थे तभी वो आदित्य आ गया था। अच्छा हुआ तुमने उसे बहला दिया, वरना वो 10 तरह के सवाल करता। आदित्य ने सांस रोक ली और दबे पांव उनकी बातें सुनता रहा। तभी अचानक उसका ध्यान एक विचित्र बात की ओर गया। हवेली का मुख्य द्वार हमेशा एक चौकीदार की निगरानी में रहता था, लेकिन आज वहां कोई नहीं था, ना कोई सेवक, ना कोई आहट। हवेली भीतर से पूरी तरह सूनी लग रही थी और सेठ इतनी जल्दी में था कि हवेली का दरवाजा बंद करना तक भूल गया। इतनी बड़ी हवेली और अंदर ऐसा सन्नाटा, ये तो कोई संयोग नहीं हो सकता। आदित्य दबे पांव हवेली के भीतर घुस गया। हर कदम पर फर्श की लकड़ी कराह रही थी, जैसे हवेली खुद उसकी मौजूदगी दर्ज कर रही हो। तभी उसके कानों में एक कराह गूंजी, धीमी, टूटी हुई, लेकिन तीखी। ये आवाज तो किसी कैदी की पीड़ा की है। उसने उस आवाज की दिशा को पहचाना और गलियारे में आगे बढ़ गया। वहां एक कमरा था जिसकी कुंडी बाहर से लगी हुई थी। आवाज उसी कमरे से आ रही थी। उसने बिना शोर किए कुंडी खोली और भीतर झांका। कमरे में एक 14 वर्षीय बालक कुर्सी से बंधा था और उसके मुंह में कपड़ा ठुसा हुआ था। हे भगवान, ये कौन है? आदित्य ने फुर्ती से आगे बढ़कर उसके मुंह से कपड़ा हटाया और रस्सियां खोली। लड़का बुरी तरह थका हुआ, डरा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में राजसी तेज था। कौन हो तुम और तुम्हें यहाँ बांध कर क्यों रखा गया है? मेरा नाम कर्ण है। मैं राजकुमार कर्ण, राजा भरत का पुत्र हूँ। आदित्य का चेहरा सफेद पड़ गया, जैसे किसी भूले इतिहास का पन्ना अचानक सामने आ गया हो। राजकुमार, लेकिन तुम यहाँ कैसे? 4 साल पहले मेरा अपहरण हुआ था। जब मुझे होश आया तो मैं इस जगह पर था, बंधा हुआ, और मेरे सामने खड़ा था एक मोटा आदमी जो मुझसे एक रहस्य जानना चाहता था। रहस्य? कौन सा रहस्य? राजकुमार कर्ण सारी घटना बताते हुए बोला।
इस गांव में एक खेत है जिसके नीचे सोने की मणि दबी हुई है। ऐसी मणि जो किसी भी वस्तु को छुए तो उसे सोने में बदल देती है। वो उस आदमी को किसी तरह से इस रहस्य का पता चल गया और 4 साल से वो मुझसे वही पूछ रहा है, लेकिन मैंने कभी नहीं बताया क्योंकि मैं जानता था कि जैसे ही मैं सच्चाई बताऊंगा वो मुझे मार देगा। आदित्य गहरी सोच में डूब गया। उसके चेहरे पर चिंता और आश्चर्य दोनों एक साथ उभर आए। ओ, तो सेठ रतन दास ने कल इसीलिए जबरन मेरे खेत पर कब्जा कर लिया, और वो खेत जो बंजर है। हाँ, परसों ही उसने मुझे बहुत मारा था। मैं दर्द से कराह रहा था और तब मैंने केवल इतना ही कहा कि मणि उस खेत में दबी है जो आधा बंजर है और आधा हरा भरा। मैंने पूरी सच्चाई नहीं बताई क्योंकि मेरी एक ही उम्मीद थी कि कोई मुझे ढूंढ ले। आदित्य की आंखें फैल गईं। अब सब कुछ स्पष्ट हो चुका था। इसीलिए उसने मेरे खेत को चुना। लेकिन वो खेत इतना बड़ा है, सेठ को पता कैसे चलेगा कि मणि कहाँ है? मैं जानता हूँ कि मणि कहाँ है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। क्यों? क्या भरोसा कि तुम भी सेठ की तरह निकलो, मणि के लिए मुझे भी धोखा दे दो। क्या पता तुम सेठ के ही आदमी हो। कुछ क्षणों तक चुप्पी रही। फिर आदित्य के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। वो झुका और कर्ण की आंखों में देखकर बोला, मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन तुम किसी को मत बताना कि मैं यहाँ पे आया था। आज रात ही मैं तुम्हारे पिता राजा भरत से मिलने जाऊंगा और मैं उन्हें सब कुछ बताऊंगा, ठीक है? कर्ण ने पहली बार हल्का सा सिर हिलाया। आदित्य ने फिर से उसे उसी स्थिति में बांधा ताकि किसी को शक ना हो। फिर कुंडी लगाकर बाहर निकल गया। हवेली अब भी वैसी ही शांत थी, लेकिन आदित्य जान चुका था कि ये सन्नाटा असली नहीं था। ये किसी बड़े षड्यंत्र की नींव थी। आदित्य सीधे राजमहल पहुंच गया। वहां द्वार पर खड़ा एक सैनिक उसका रास्ता रोककर खड़ा हो गया। रात के समय कोई भी महल में प्रवेश नहीं कर सकता। अरे भाई, मुझे महाराज से मिलना अत्यंत आवश्यक है। मैं उनके 4 वर्ष पूर्व लापता हुए पुत्र के विषय में जानता हूँ, जाकर कहो। सैनिक चौंक गया। उसने बिना विलंब किए आदित्य को राजकक्ष तक पहुंचाया, जहां राजा भरत सिंह रानी सौम्या के साथ विराजमान थे। कौन है ये युवक और तुम इसे मेरे कक्ष में क्यों ले आए? महाराज, ये व्यक्ति कहता है कि इसे राजकुमार कर्ण के बारे में जानकारी है। तुम्हें वास्तव में पता है मेरा पुत्र कहाँ है? क्या तुम सच बोल रहे हो? यदि हाँ, तो मैं तुम्हें ऐसा इनाम दूंगा जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। हाँ महाराज, लेकिन मैं ये सब इनाम के लिए नहीं कर रहा। एक पुत्र वर्षों से अपने माता पिता के प्रेम से वंचित रहा है, एक कैदी के रूप में बंद रहा है। मैं केवल ये इंसानियत के कारण कर रहा हूँ। आदित्य ने उन्हें सारी घटना विस्तार से बता दी। सुनकर रानी की आंखें भर आईं और राजा की मुट्ठियां कस गईं। सैनिक, चलो, सेठ रतन दास की हवेली चलना है अभी। चलो। कुछ ही समय बाद राजा, रानी, आदित्य और सैनिक सेठ रतन दास की हवेली के बाहर थे। सेठ अपनी पत्नी के साथ आदित्य के खेत से लौट रहा था। जब उसने राजा को अपने द्वार पर देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। हाँ, इतनी रात गए कहाँ से लौट रहे हो सेठ? सेठ रतनदास घबराया हुआ था। इतना बोलकर राजा भरत एक सैनिक से बोला, सुनो, आदित्य के साथ भीतर जाओ और राजकुमार को लेकर आओ। कुछ ही पलों में आदित्य राजकुमार कर्ण के साथ बाहर आ गया। पिताजी, पिताजी। राजकुमार दौड़कर अपने पिता से लिपट गया और रोते हुए सारी व्यथा सुना दी। राजा का क्रोध अब चरम पर था। सेठ रतन दास, तुमने मेरे पुत्र का अपहरण किया और तुम्हारी सजा होगी मृत्यु। मैं तुम्हें अभी समाप्त कर दूंगा। रुकिए 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 महाराज, रुकिए, क्षमा कीजिएगा। एक प्रश्न अभी भी अनुत्तरित है। राजकुमार ने मुझे बताया कि वो एक ऐसे रहस्य को जानता था जिसे केवल आप, रानी और मंत्री जानते थे। मंत्री तो मर चुका, तो ये रहस्य सेठ रतन दास को कैसे पता चला?
राजा स्तब्ध रह गए। उन्होंने सेठ की ओर घूरते हुए देखा। उत्तर दो, तुम्हें कैसे पता चला? महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मंत्री सूर्य सिंह मेरा मित्र था। उसी ने बताया था कि राजकुमार एक सोने के मणि के रहस्य को जानता है। उसने योजना बनाई कि मैं राजकुमार का अपहरण कर लूंगा और वो स्वयं तलवार का झूठा वार करवाकर नदी में कूद गया। उसे तैरना आता था। लोग मान लिए कि वो मर गया, जबकि हम दोनों उस मणि को प्राप्त करके सबसे शक्तिशाली बन जाएंगे। यही योजना थी। क्या तुम जानते हो कि सूर्य सिंह अब कहाँ है? वो मेरी हवेली के गुप्त कक्ष में रहता है। बहुत गहरी नींद में सोता है। अभी भी सो रहा होगा। सैनिकों, जाओ उसे भी पकड़ कर ले आओ। कुछ ही देर में सूर्य सिंह को खींचते हुए लाया गया। हाँ, मंत्री सूर्य सिंह, तुमने हमारे साथ विश्वासघात किया, धोखा दिया। महाराज, महाराज मुझे क्षमा करे। मैं लालच में अंधा हो गया था। तुमने राज्य और राजा दोनों से विश्वासघात किया। तुम्हारी सजा तो निश्चित है। राजा ने सेठ रतनदास, उसकी पत्नी और सूर्य सिंह को बंदी बनवाकर कारागार भेज दिया। फिर उन्होंने राजकुमार कर्ण से सोने की मणि के स्थान का पता पूछा और आदित्य के साथ वहां पहुंचे। पिताजी, यही वो स्थान है जहां मणि छिपी हुई है। आदित्य ने मिट्टी हटाई और एक चमकती हुई मणि बाहर निकल आई। अब ये मणि तुम्हारी है आदित्य। तुमने मेरे पुत्र की जान बचाई। ये मणि तुम्हारे उस साहस और सच्चाई के सामने कुछ भी नहीं है। हमें विश्वास है कि तुम इसका उपयोग न केवल अपनी गरीबी दूर करने के लिए बल्कि औरों की सहायता के लिए भी करोगे। सही कहा ना हमने? अवश्य महाराज, अवश्य। वैसे मुझे धन नहीं, संतोष चाहिए था और वो आज मिल गया। राजा अपने पुत्र और रानी के साथ महल लौट गया। कुछ समय बाद आदित्य अमीर हो गया। गांव वालों को लालची सेठ से मुक्ति मिल गई। लालची सेठ और आदित्य की कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही।